इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम लाखों साल पीछे जाएंगे ये समझने के लिए कि आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारे आज के बर्ताव को तय करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग और हैरान करने वाली है। तो इस पूरी ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी प्यास जो सदियों पुरानी है, हमारे शरीर के परजीवियों यानी पैरासाइट्स का विकास, और ये जो हमें लगता है ना कि मौसम कितनी जल्दी बीत गया, इन तीनों चीजों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। चलिए मिलकर इस राज को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पुरानी आदत से, एक ऐसी आदत जो करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। अगर हम इतिहास के थोड़ा और पीछे जाएं, उस वक्त जब इंसान का वजूद तक नहीं था, तो हमें एक अजीब सी बात पता चलती है। अल्कोहल यानी शराब के साथ हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है। करीब 1 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स ने जंगल में गिरे हुए फर्मेंटेड फल खाने शुरू किए थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 13,000 साल पहले, जब इंसान ने गुफाओं में प्रॉपर बियर बनाना शुरू कर दिया था। 12,000 साल पहले गोबेकली टेपे में बियर बनाने के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए। और सुनिए, इजिप्ट के पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को तो उनकी सैलरी भी बियर के रूप में दी जाती थी। है ना हैरानी की बात। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैट्रिक मैकगवर्न का एक बड़ा ही सटीक और मजेदार विचार है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि शायद रोटी बनाने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर बियर बनाने की इसी तीव्र चाहत ने ही हमारे बंजारे पूर्वजों को एक जगह बसने और खेती का आविष्कार करने पर मजबूर किया। सोचिए जरा, हमारी एक पुरानी प्यास ने पूरी मानव सभ्यता या ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रख दी। अब आगे बढ़ते हैं। एक जगह बसने के बाद शुरू हुई सर्वाइवल की कहानी, कम्युनिटी के जरिए। अब जब शुरुआती इंसान बस्तियों में रहने लगे, तो जाहिर है नई और अदृश्य बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि हमारे पूर्वजों को लगता था कि बीमारियां राक्षसों या बुरी ताकतों की वजह से होती हैं, लेकिन बीमारियों से लड़ने का उनका असली तरीका वाकई कमाल का था। वो विलो पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें नेचुरली एस्पिरिन के गुण होते हैं। और इससे भी बड़ी बात, गुजरते वक्त के साथ उन्होंने एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस इंटेंस सोशल सपोर्ट ने, यानी सामूहिक देखभाल ने, एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट किया, जिसने शरीर को ऑटोमेटिकली ठीक होने में जबरदस्त मदद की। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर, 10,000। हमें 10,000 साल पुरानी ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जिनमें बेहद सफाई से छेद किए गए थे। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उन छेदों के किनारे की हड्डियां ठीक हो चुकी थीं, हील हो चुकी थीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये शुरुआती मरीज इतनी खतरनाक और दर्दनाक सर्जरी से जिंदा बच गए थे। ये सबूत है इस बात का कि एक दूसरे को बचाने की हमारी इंस्टिंक्ट कितनी पुरानी और कितनी मजबूत है। चलिए अब इस सफर के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, जहां हम समझेंगे कपड़ों का असली उद्देश्य और शर्म की उत्पत्ति। जिंदा रहने की इसी जद्दोजहद ने धीरे धीरे हमारे दिमाग में काफी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, तो साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि सिर की जूं और शरीर की जूं, ये दोनों करीब 1,70,000 साल पहले अलग हुई थीं। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल टाइम स्टैम्प है, क्योंकि शरीर की जूं बिना कपड़ों के जिंदा नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि ठीक इसी वक्त हमारे पूर्वजों ने लगातार कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमने सिर्फ ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू नहीं किया। आखिर इसकी शुरुआत तो गर्म इलाकों में हुई थी, और ना ही ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए था, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने धड़ यानी टॉर्सो को ढका था। असल में कपड़े पहनना एक पुरानी सोशल टेक्नोलॉजी थी, जिसे बढ़ते हुए कबीलों में अपनी एक अलग पहचान और स्टेटस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तरह से बिना कुछ बोले अपनी बात कहने का ये सबसे पुराना तरीका था। इस नए बदलाव के लिए जिस चीज की जरूरत थी, उसे थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। मतलब खुद के नजरिए से बाहर निकलकर ये सोच पाना कि दूसरे लोग हमें किस तरह देख रहे हैं। ये वही मोमेंट था जब इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई और सोशली कॉन्शियस होने का या शर्म का एहसास पैदा हुआ। तो शुरुआती कपड़े सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं थे, वो इस बात को कंट्रोल करने का तरीका थे कि सोसाइटी हमें किस रूप में देखती है। हमारे ब्रेन के एवोल्यूशन का ये एक बहुत ही मैसिव स्टेप था। कपड़ों और सोसाइटी से निकलकर अब जरा आधुनिक दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे करप्शन यानी भ्रष्टाचार की एनाटॉमी। ये जो कपड़ों से सामाजिक पहचान बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था ना, वो आज पावर और पैसे के एक विशाल और अदृश्य सिस्टम में बदल चुका है। अगर हम वेनेजुएला के ऑयल माफिया का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, तो भ्रष्टाचार का एक बिल्कुल सटीक और मैथमेटिकल ढांचा सामने आता है। देखिए, ये लेवल 1 से शुरू होता है, जहां एक लड़का बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के कैश के लिफाफे पहुंचाता है।
फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्लर्क, ठेकेदार और फिक्सर से होते हुए लेवल 5 तक। यहाँ बैठे मंत्री शेल कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर के डील सेट करते हैं। ये कोई अफरा तफरी या हल्ला गुल्ला नहीं है, बल्कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा बेहद सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। और इस सुनियोजित ऑपरेशन का स्केल देखिए। इसकी वजह से अमेरिका में करीब 11 अरब डॉलर यानी 11 बिलियन डॉलर्स का अभियोग या इंडाइकमेंट लगाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसमें से सिर्फ 4 अरब डॉलर ही वापस रिकवर किए जा सके। बाकी के 7 अरब डॉलर कहाँ गए? वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल सिस्टम में बड़ी ही सफाई से गायब हो गए। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि हमारे आधुनिक सिस्टम्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनविजिबल हो चुके हैं। बाहरी दुनिया के इन ग्लोबल सिस्टम्स को छोड़कर आइए वापस इंसानी दिमाग के अंदर चलते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे हम सब हर रोज महसूस करते हैं, समय का तेजी से भागना। हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगता है ना? हम में से कई लोग प्रोपोर्शनल थ्योरी पर यकीन करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एक 5 साल के बच्चे के लिए 1 साल उसकी पूरी जिंदगी का 20% हिस्सा होता है, इसलिए वो लंबा लगता है। लेकिन साइंस का जवाब इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत में होता क्या है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारे न्यूरल पाथवे यानी दिमाग के रास्ते लंबे और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस में हमारे दिमाग की इंटरनल घड़ी धीमी पड़ जाती है और हमारा दिमाग बचपन के मुकाबले 1 सेकंड में रियलिटी की बहुत कम तस्वीरें क्लिक कर पाता है। तो प्रैक्टिकली दुनिया तेज नहीं हो रही है, हमारे दिमाग का अपना सैंपलिंग रेट कम हो गया है। और एक कमाल का फैक्ट सुनिए, एक 5 साल के बच्चे का दिमाग उसके शरीर की रेस्टिंग कैलोरीज का 66% यानी 66% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हर चीज़ नई लगती है। दिमाग इन नई नई जानकारियों को प्रोसेस करने और हाई रेजोल्यूशन यादें बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यही वजह है कि बचपन का हर एक दिन हमें बहुत लंबा और विशाल लगता था। और इस चीज़ से एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल पैराडॉक्स पैदा होता है। जब हम कोई नया अनुभव करते हैं तो उस पल में वक्त बहुत तेज़ी से बीत जाता है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी जगह बना लेता है। दूसरी तरफ जब हम रोज़ वही आम और आरामदायक रूटीन वाले काम करते हैं तो वो उस वक्त बहुत धीमे और उबाऊ लगते हैं, पर अगले ही दिन दिमाग उन्हें हमारी यादों से पूरी तरह मिटा देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे फर्मेंटेड फलों की खोज करने वाला एक पुराना प्राइमेट हो या आज के वक्त में तेजी से गुजर रहे मौसम को देखकर परेशान होने वाला आधुनिक इंसान, हमारे ज्यादातर एक्शंस आज भी उन्हीं लाखों साल पुराने अदृश्य मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल होते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हम आज भी एक आधुनिक दुनिया में अपनी उन्हीं पुरानी आदतों के साथ जी रहे हैं। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जब हमें अपने इस दिमाग की इन अदृश्य कार्यप्रणालियों के बारे में पता चल ही गया है, तो हम कल क्या चुनने वाले हैं? क्या हम वही पुराना रूटीन जिएंगे जो अगले ही पल हमारी यादों से गायब हो जाएगा, या फिर हम कुछ नया, कुछ अलग अनुभव करेंगे जिससे हमारा ये पुराना दिमाग हमेशा के लिए रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो जाए? सोचिएगा ज़रूर।